Now we are going to start the rate equation for 4-level laser system. First of all, we have to know about the what is the rate equation. As we have discussed in previous all lectures, what is the rate equation. Again, I am going to repeat this term. बेसिकली रेट इक्वेशन वो टर्म है जिसमें हम किसी भी एनर्जी स्टेट के ऊपर पॉपुलेशन इन्वर्जन निकालते हैं, यानी कि एटम्स की तादाद में जो चेंज आ रहा है वो निकालता है। मिसाल के तौर पर कि अगर E1 स्टेट है तो E1 स्टेट के ऊपर इनिशियली जब हमने कोई पंपिंग सोर्स अप्लाई नहीं किया तो एटम्स की तादाद सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हम कोई पंपिंग सोर्स अप्लाई कर देते हैं यहाँ से तादाद कम होकर किसी भी एक्साइटेड स्टेट पे ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम 4-लेवल लेज़र सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 4-लेवल में क्या होगा कि पहले तादाद कम थी, लेकिन जैसे पंपिंग सोर्स अप्लाई हुआ ग्राउंड स्टेट से एटम्स फोर स्टेट के ऊपर आकर जमा होना शुरू हो जाएंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एटम्स की तादाद बढ़ गई। अब जितना चेंज आया वो हमें कैसे पता चला, वो हमें रेट इक्वेशन में बताना। तो रेट इक्वेशन का मतलब यही है कि इसने चेंज को बताना है। इसमें हम दो स्टेट्स यूज़ करेंगे, जब चेंज होगा तब और जब चेंज नहीं होगा, यानी कि जब चेंज नहीं होगा किसी भी नंबर ऑफ़ एटम किसी भी स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ़ एटम के में चेंज नहीं आ रहा होगा, उस वक्त हम इसको स्टेडी स्टेट कंडीशन का नाम देंगे और बाद में इन इक्वेशंस को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो अब हम रेट इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास 4 लेवल्स हैं, पहला लेवल E1 है, फिर E2, फिर E3 और फिर E4 है। अब सब के ऊपर एनर्जी जो एटम्स की तादाद है वो मुख्तलिफ है। N1 तादाद है, N2 एंड N3 है। अब टोटल एटम जो कि लेज़र एक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको हमने टोटल एटम का नाम दिया है और उनको हम प्रेजेंट करेंगे N0 के थ्रू। तो N0 विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट स्टेट। Maybe it will be present in E1, E2 or E3 or E4 state. Then we will use the term for the sum N0, which is equal to the sum of all the number of atoms present in all energy states. So हर एनर्जी स्टेट के ऊपर एटम्स का स्टे करने का कोई ना कोई टाइम है जिसे हम लाइफ टाइम कहते हैं। अगर E1 स्टेट है तो यहाँ पर ये इन्फिनिट टाइम के लिए स्टे कर सकते हैं, जिसको हमने टाउ 1 का नाम दिया है। बेसिकली टाउ इज़ अ ग्रीक वर्ड एंड E2 स्टेट एंड E3 स्टेट हैविंग लाइफ टाइम टाउ 2 एंड टाउ 3, और ये लोअर और अपर एनर्जी स्टेट्स हैं। यहाँ पर टाउ 2 E2 के लिए टाइम है और टाउ 3 E3 के लिए टाइम है। तो इसी तरह यहाँ पर E4 स्टेट के लिए जो टाइम होगा उसको हम टाउ 4 से प्रेजेंट करेंगे। अब देखें, जिस तरह हमने प्रीवियसली बात की है कि चारों स्टेट के ऊपर टाइम डिफरेंट होता है, तो लाइफ टाइम हम निकाल सकते हैं कि अगर ये वाली स्टेट हमारे पास E1 है तो यहाँ पे टाउ 1 था, यहाँ पे टाउ 2 था और यहाँ पे टाउ 3 है और यहाँ पे टाउ 4 है। अब देखें यहाँ पर जो टाइम है तो इनके टाइम में डिफरेंस है। टाइम में डिफरेंस इस तरह है कि ये वाली स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, मोस्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पर एटम्स 10 रेज़ पर -8 सेकंड के लिए स्टे करेंगे, लेकिन ये वाली मेटास्टेबल स्टेट है तो यहाँ पर एटम्स इससे ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करेंगे, यानी कि यहाँ पर 10 रेज़ पर -8 जो कि बहुत ही कम है, लेकिन ये वाला टाइम इससे ज़्यादा है। तो ये वाला टाइम जो है ये ज़्यादा होगा और यहाँ पर एटम ज़्यादा देर के लिए स्टे करेंगे। फिर ये वाली स्टेट है, यहाँ पर भी वही कंडीशन है जो कि E4 स्टेट के ऊपर है। तो यहाँ पर एटम्स की तादाद फिर जो एटम्स का टाइम पे है स्टे करने का लाइफ टाइम है वो 4 पे और 2 पे, दोनों पे सेम होगा, लेकिन यहाँ पर टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास एमिशन होगी दैट विल बी अ नॉन रेडिएटिव एमिशन, और यहाँ पे E2 स्टेट से E1 की तरफ ये भी नॉन रेडिएटिव एमिशन ही होती है। और जो लेज़र एक्शन होता है जब एटम्स E3 स्टेट से E2 स्टेट की तरफ आते हैं उसी वक्त ये लेज़र एक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये लेज़र एक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी लेज़र एक्शन नहीं होगा, यानी कि जब एटम्स E4 स्टेट से E3 स्टेट की तरफ आ रहे होंगे और जब E2 से E1 की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर लेज़र एक्शन नहीं होगा। सिर्फ लेज़र एक्शन जब E3 से E2 की तरफ आएंगे, यानी कि मेटास्टेबल स्टेट से
यहाँ पर E2 स्टेट की तरफ एटम्स आएंगे तब ही लेज़र एक्शन पॉसिबल है। तो इसके लिए हमने पंपिंग सोर्स अप्लाई किए डिफरेंट किस्म के, वो हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एटम्स को E1 स्टेट से E4 स्टेट तक भेजना है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, एक R1 टर्म होगी, दूसरी R2 होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले इस टर्म को समझ लें। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, R1 किसे हम कहेंगे। R1 बेसिकली एक टर्म है जिसको हमने पंप रेट का नाम दिया है, पंपिंग रेट का नाम भी देंगे, पॉपुलेशन ड्यू टू पंपिंग भी हम इसको बोलेंगे। अब यहाँ से एटम्स मूव करेंगे, जब इस स्टेट के ऊपर जो कि ग्राउंड स्टेट है, जब यहाँ से एटम्स मूव करके E4 स्टेट के ऊपर जाएंगे तो E4 से N2 तक पहुँचने तक, E2 स्टेट पर पहुँचने तक के लिए जो टर्म हमने यूज़ की है उसको हम R1 का नाम देंगे, और इसी तरह R2 है। तो ये वाली टर्म जो है ये तब मुमकिन है जब हमारे पास एटम्स E3 स्टेट तक पहुंच रहे होंगे, यानी कि E1 से लेकर पंपिंग हुई, यहाँ पे E4 पे पहुँचे, 4 पे पहुँचने के बाद यहाँ तक जब पहुँचे हैं तो यहाँ पे R2 का नाम दिया गया। लेकिन जैसे ही 1 से 4 पे गए, 4 से 3, 3 से 2 की तरफ, तो इस वक्त जो टर्म यूज़ करनी है हमने वो R1 होगी। अब देखें यहाँ पे R1 स्टेट किसको प्रेजेंट करें, E1 स्टेट से E4 पे गए, E4 से 3 की तरफ आए और 3 से 2 की तरफ आए। इज़ द रेट एट विच पॉपुलेशन ऑफ एटम इज़ पम्प्ड इनटू E2 स्टेट। और इसी तरह R1 हमारे पास इज़ डिटरमिन टू लेज़र एक्शन, और यही लेज़र एक्शन के लिए पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पर मेटल स्टेबल स्टेट आ जाती है और फिर यहाँ से N2 पे जब एटम आते हैं तभी लेज़र एक्शन पॉसिबल होता है। लेकिन जो R2 है इज़ टेकन एट विद द पॉपुलेशन एटम्स आर अराइविंग इन E3 स्टेट, यानी कि E1 से 4 पे गए, 4 से ये 3 पे आ गए। तो अब हम फर्दर पॉपुलेशन निकालेंगे इन स्टेट्स के लिए। 3 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर 2 पे आएंगे और फिर 1 पे आएंगे, और फिर तीनों के क्वेश्चंस को हम कंबाइन कर देंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर E3 स्टेट। तो E3 स्टेट्स के ऊपर हमें ये बताया जा रहा है कि द प्रोसेस R2 द लेवल 3 ड्यू टू पंपिंग फ्रॉम लेवल E1 टू E4 एंड E3। वही बात है जो कि पहले बयान की गई है कि E3 के ऊपर एटम्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव हमने तब ही लेना है लेज़र फिज़िक्स के अंदर कि जब एटम्स की तादाद बढ़ रही हो, और नेगेटिव कम के लिए हमने लेना है। अब देखें ये तो हमारे पास E3 स्टेट ख़त्म होगी कि E3 स्टेट के ऊपर जो R2 की वैल्यू वो हम पॉजिटिव रखेंगे। अब यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होगी, यानी कि बाहर से फोटॉन आएंगे और E3 स्टेट के ऊपर जितने भी एटम्स होंगे उनके साथ आकर टकराएंगे, और ये एटम जो हैं ये उनको ऑब्जॉर्व करेंगे। ऑब्जॉर्व करने के बाद ये वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि E3 स्टेट से एटम्स की तादाद कम होगी। जब E3 से एटम्स E2 की तरफ आएंगे, E3 से E2 की तरफ, तो यहाँ पर हम नेगेटिव टर्म यूज़ करें। ये देखें E3 से 2 की तरफ एटम आ रहे हैं, ये 3 और 2, 3 से 2 की तरफ। अगर यहाँ पे 2 से 3 की तरफ जा रहे होते तो 2 हम पहले लिखते, लेकिन 3 से 2 की तरफ आ रहे हैं, और इस रेट को हमने नेगेटिव से प्रेजेंट किया क्योंकि एटम्स की तादाद कम हो रही है। दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एटम्स मूविंग फ्राम द E3 स्टेट टू E2 स्टेट। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गया स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस भी होगी, यानी कि खुद ब खुद भी एटम्स नीचे की तरफ आएंगे। तो स्पॉन्टेनियस रेट के लिए हमने SP का नाम दे दिया, और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी यूज़ की हमने वो A32, और यहाँ पे N3, यानी कि 3 से एटम्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी एटम्स की तादाद कम हो रही है। अब देखें हमने तीनों इक्वेशंस को जमा कर दिया, R2 को भी जमा कर दिया, R3 से 2 और R स्पॉन्टेनियस के लिए। तो R2 की वैल्यू हमने R2 ही लिखी है क्योंकि इसको हमने जस्ट पॉजिटिव ही कह दिया था और इसके ऊपर कोई भी हमने अप्लाई नहीं की थी चीज़। R3 से 2 की वैल्यू भी हमने प्रीवियस निकाल ली थी, और ये R स्पॉन्टेनियस की वैल्यू भी हमने नेगेटिव में निकाल ली। अब ये तो हो गई इक्वेशन 1 हमारे पास। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि यहाँ पे हम स्टेडी स्टेट कंडीशन यूज़ करेंगे। स्टेडी स्टेट कंडीशन वो कंडीशन है जबकि हमारे पास किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा एटम्स में, यानी कि ये कांस्टेंट स्टेट होगी। तो इन दोनों स्टेट्स को हमने कंपेयर करवाया, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास A बन गई। A कैसे बना कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले गए, और यहाँ पे ये नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। ये वाली टर्म भी दूसरी
दूसरी तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये R2 की वैल्यू आ गई, इसको हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई। अब देखें हम 2 की तरफ आते हैं, E2 स्टेट की तरफ। E2 स्टेट के ऊपर कौन कौन सी तब्दीलियाँ पजीर हो रही हैं वो हमने निकालनी है। अब देखें जी, E2 स्टेट के ऊपर हैं, तो E2 के स्टेट के ऊपर जब एटम्स पहुंचने तो उस वक्त हमने टर्म जो यूज़ करनी है R1 यूज़ करनी, क्योंकि R1 हमने पहले भी बात की है कि जब एटम्स को हम पम्प्ड आउट करेंगे तो ये E1 स्टेट से E4 से 4 से फिर 3 की तरफ और 3 से 2 की तरफ आएंगे। तो उस वक्त हम जो टर्म यूज़ करेंगे, पंप प्रोसेस यूज़ करेंगे, उसको हमने R1 का नाम दिया। अब R1 को अगेन पॉजिटिव लेंगे, उसकी रीज़न यही है कि E2 स्टेट के ऊपर एटम्स की तादाद बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन भी होगी, यानी कि E3 स्टेट से E2 की तरफ एटम्स को आगे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे E2 पे फिर इजाफा हो रहा है एटम्स का, तो यहाँ पे हम फिर पॉजिटिव साइन लेंगे, तो ये हमारे पास इनकी पॉपुलेशन आ जाएगी। तो इसी तरह स्टिमुलेटेड एमिशन को पॉजिटिव ले लिया। अब हम आते हैं आगे स्पॉन्टेनियस एमिशन की तरफ। स्पॉन्टेनियस एमिशन को भी हम पॉजिटिव ही लेंगे, उसकी रीज़न यही है कि यहाँ पर फिर एटम्स की तादाद बढ़ रही है। अब देखें, इसको भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव। क्यों हम पॉजिटिव बार बार ले रहे हैं, उसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे एटम्स की तादाद कम नहीं हो रही। अब देखें यहाँ पे, अब चूँकि E2 लेवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक टर्म ऐसी भी आएगी जब एटम्स की तादाद कम होगी। ज़ाहिर है कि अब E2 स्टेट के ऊपर एटम्स मौजूद हैं, उन्होंने अपना टाइम पीरियड गुजारना है, फिर उन्होंने वापस E1 स्टेट की तरफ तो आना ही है। तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये आ जाएगी, ये वाली टर्म स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए आ जाएगी। और स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में हमें पता है कि दैट इज़ नॉन रेडिएटिव, यहाँ से निकले हुए फोटोन किसी काम के नहीं होते। तो ये वाली टर्म हमारे पास आ गई -A21N2। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रही है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए हमने नेगेटिव का साइन यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे रेट जो है वो कम हो रहा है। अब देखिए इसकी रेट इक्वेशन निकाल लेते हैं। तीनों टर्म्स को, बल्कि चारों टर्म्स को हमने जमा कर दिया, सब की वैल्यूज़ पुट कर दी, और ये हमारे पास चेंज इन N2 स्टेट विच इज़ हैविंग एटम्स N2। तो इसमें जो चेंज आ रहा है R1 एज इट इज़ आ जाएगा, R3 से 2 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये वाली टर्म एंड पे हमने नेगेटिव रखी थी। A इज़ अ कांस्टेंट एंड नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ द एटम्स emitting फ्राम E3 स्टेट टू E2 स्टेट। अब दोबारा हम वही स्टेडी स्टेट कंडीशन ही इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई, यहाँ पे हमने इसको 0 रख लिया, दोनों को कंपेयर करवाया, कौन कौन सी इक्वेशन E3 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हमने आपस में कंपेयर करवा दिया। तो यही इक्वेशन 0 की इक्वल होगी, और यहाँ से हमने R1 की वैल्यू सेपरेट कर दी। अब ये देखें, ये वाली टर्म 0 की दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव थी, नेगेटिव होगी, ये वाली भी पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव होगी। अब हमने इक्वेशन ए और बी, ए इक्वेशन हमने ये पहले निकाली है, ये वाली इक्वेशन, और बी इक्वेशन हमारे पास ये है जो कि अब हमने निकाली। इन दोनों को आपस में हमने ऐड कर दिया। जब ये ऐड होंगी, ये वाली टर्म R1 की टर्म यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक, ये वाली टर्म R1 की वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू हमने दूसरी तरफ से निकाली है R2 से, ये देखें, ये R2 की वैल्यू आ गई। तो अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम 4 का नाम दे देंगे। तो ये देखें, यहाँ पर ये वाली टर्म, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये जमा हो गई। अब जैसे ही हमने इसको ओपन करना है, बल्कि ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशंस दोनों आपस में सेम है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह ये वाला माइनस में है, ये वाला पॉजिटिव में, दोनों कैंसिल। तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास बच गई, जस्ट एक ही टर्म बची है, तो इसको हमने 4 का नाम दे देना है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, ये देखें, R1 और R2। अब इन दोनों का हमारे पास एक इशू बन गया। अब देखें, R2 हमने वो टर्म बोली है कि जब एटम्स जो हैं वो आ रहे होंगे E1 स्टेट से E4 पे, E4 से 3 पे, और 3 से फिर 2 की तरफ आ रहे होंगे, उस वक़्त हमने R1 का नाम देना है इसको। और इसी तरह जब हमारे पास एटम्स आ रहे होंगे E1 से 4 पे, 4 से 3 की तरफ, और 3 से 4 की तरफ। अब देखें, यहाँ पर दोनों में चेंज आएगा, यानी कि हमारे पास जो 2 टर्म है
जब एटम्स पहुंच रहे हैं E2 स्टेट तक तो उस वक्त हमारे पास जो रेट है वो ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो फिर हम R1 को निगलेक्ट कर देंगे, तो R1 की वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और जस्ट R2 बच जाएगा। और इस टर्म को हम यहाँ से N2 की वैल्यू सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद R2 ओवर A21 आ जाएगा। अब देखें R2 की वैल्यू जो कि हमने निकाली है, विच पॉपुलेटेड द लेवल E3 इज़ गिवन एज। अब R2 की वैल्यू आ जाएगी। R2 की वैल्यू को हमने क्या करना है, E3 से जो वैल्यू निकली उसमें हमने इसकी पुटिंग करनी है। तो इक्वेशन A दोबारा लिख दी है हमने, इक्वेशन A आ गई। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से फिर हमने N3 को सेपरेट कर लिया, ये वाला N2 और सॉरी ये N3 और ये N3, इन दोनों में से N3 को कॉमन ले लिया और ये हमारे पास एक इक्वेशन नहीं बन गई 5। अब 4 को और 5 को हल करते हैं, यानी कि 4 इक्वेशन को पुट कर देना 5 में। यहाँ पे हमारे पास जस्ट N2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर N2 की वैल्यू ये आ गई, ये पुट कर दी। आगे क्या किया कि यहाँ से हमने R2 को सेपरेट कर लिया और ये वाली टर्म्स को हम दूसरी तरफ लेके हमने इस टर्म को दूसरी तरफ लिया और इसको हमने डायरेक्ट इधर लिख दिया। अब यहाँ से हमने R2 कॉमन ले लिया। जब R2 कॉमन लिया तो हमारे पास N3 की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या करना है, N3 और N2 को हमने माइनस करना है। N2 की वैल्यू यहाँ से निकली थी, ये वाली N2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 में से वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू। और 5 में से जो 6 इक्वेशन में से N3 की वैल्यू, N3 से N2 को माइनस कर दे, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर इसका एक काफ़ी लंबा सोल्यूशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। जब जैसे ही हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं तो यहाँ से पहले सबसे इन दोनों का LCM लेते हैं। LCM लेने के बाद ये टर्म आ गई A21 प्लस W2 ओवर A21, और ये टर्म ऐसे रहेगी, ये टर्म भी ऐसे रहेगी। अब यहाँ से हमने इन दोनों टर्म में से R2 हमने कॉमन उठा लिया। जब R2 कॉमन उठा लिया तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा ओवर A21 आ गया। अब देखें यहाँ पे फिर हमने इन दोनों का LCM ले लिया। जब इन दोनों का LCM लेंगे तो ये वाली टर्म हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव को आगे हमने इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। अब यहीं से हमने इन्हीं इक्वेशन को ब्रैकेट्स को ओपन किया, माइनस को अंदर ऑपरेट कराया और W32 माइनस W32 आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास जो आगे टर्म बच गई वो हमारे पास रहेगी A21, यहाँ पे A21 माइनस A32 ओवर A21 इंटू W232 प्लस A32। अब यहाँ से फिर हमने क्या करना है कि A21 को फिर यहाँ से कॉमन ले लेना। जब यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो ये वाली टर्म बन जाएगी 1 प्लस A32 ओवर A21। अब ये A21 और A21 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर जो टर्म आ रही है वो ये वाली टर्म, बल्कि अब हम यहाँ पे आ गए हैं बुक से, तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी N3 माइनस N2 ओवर R2 इंटू 1 माइनस A32 ओवर A21 और ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से हमने इन्हीं इक्वेशंस को आगे ऑपरेट करवाना है। यहाँ पे देखें A21 यानी कि टाइम ऑफ एटम्स टेकन व्हेन दे मूव फ्रॉम E2 स्टेट टू E1 स्टेट, इसको हमने 1 ओवर टाउ टू 1 का नाम दे दिया है। इसी टर्म को हमने फिर ऐसे ही किया है कि A3 से 2 ओवर 1 ओवर टाउ। अब देखें ये वाली स्टेट जो थी ये बेसिकली थर्ड स्टेट थी। जब थर्ड स्टेट से एटम्स 2 स्टेट के ऊपर आ रहे थे, 3 से 2, हमने ये पहले भी बात की थी कि E3 जो है ये मेटास्टेबल स्टेट थी और यहाँ पर जो टाइम था वो सब स्टेट से ज़्यादा था। मासवाई जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट्स को निकाल कर तीनों स्टेट में E3 के ऊपर टाइम सबसे ज़्यादा था, यानी कि 10⁻³ सेकंड था। तो यहाँ पे ये वाली टर्म ग्रेटर है, ये वाली टर्म
ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू A21। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने ये बात की है कि A21 स्टेट जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू A3 से 2। लेकिन अब हमने यही वैल्यू जो हैं इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि ये वाली टर्म तो हमने ऑलरेडी कह दी है कि A21 इज़ ग्रेटर दैन A32। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर, अब हमें ये पता है कि जैसे हम किसी चीज़ का रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि इसको बटे के नीचे ले गए, तो जब इसका आंसर है तो बड़ी टर्म वाला आंसर जो है, ये वाला आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और या अगर इसको हम ख़त्म ही कर देते हैं, इन दोनों का रेसिप्रोकल ख़त्म कर देते तो हमारे पास ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी। तो यही बेसिकली पॉपुलेशन इन्वर्जन की शर्त है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये वाली टर्म जो हमने निकाली है, ये वाली टर्म, अब इस टर्म के मुताबिक ये है कि टाइम जो कि रिक्वायर्ड है E3 स्टेट से E2 स्टेट की तरफ आने के लिए वो ज़्यादा होना चाहिए बनिस्बत E2 स्टेट से 1 की तरफ। यहाँ से देखते हैं इसे, ये हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। यहाँ से एटम्स यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम ले रहे हैं वो ये वाला टाइम है E32, और जो टाइम यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आ रहा है वो 2 से 1 की तरफ। अब उनका कहना ये है कि ये वाला टाइम जो है Tau32 ये ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू E2 स्टेट टू E1 स्टेट। अब देखें, यहाँ से एटम्स यहाँ पे आ रहे हैं, अब फिर यहाँ से एटम ग्राउंड स्टेट पे जाने, और यहाँ से फिर पंपिंग सोर्स को रिसीव करने के बाद इन्होंने फिर दोबारा ऊपर वाली स्टेट पे पहुँच जाना है। अब जितना टाइम यहाँ पे होगा और जितना टाइम यहाँ पे होगा, दोनों का कंपैरिजन ये है कि ये वाला टाइम ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला टाइम कम होना चाहिए, फिर ही लेज़र एक्शन पॉसिबल है। अब ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर देखें ऊपर से एटम इस स्टेट के ऊपर आई जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एटम्स का टाइम ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर फिर एटम ज़्यादा देर के स्टे करेंगे, तो फिर ग्राउंड स्टेट पे तो एटम नहीं जाएंगे। यानी कि बेशक आप बाद में जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कोई पंपिंग सोर्स अप्लाई कर दे, अब जब यहाँ पे एटम होंगे तो फिर ही उनको पंप करके ऊपर भेजा जाएगा और बाकी प्रोसेस चलेगा। तो ये वाली स्टेट का टाइम ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो रिड्यूसिंग टाइम है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये वाला टाइम बहुत शॉर्टर होना चाहिए। तो ये 4 लेवल में ये शॉर्टर है, तो इसीलिए ये सबसे एफिशिएंट लेज़र सिस्टम माना जाता है। तो अब हम इसकी थ्रेड शॉट कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये वाली हमारे पास पॉपुलेशन है, और ये स्टिमुलेटेड एमिशन वाला प्रोसेस ही है कि 3 से जब 2 की तरफ एटम्स आ रहे हैं, तो ये वाली टर्म हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे हमने जो N3 से N2 की तरफ जब एटम आएंगे तो इनको हमने थ्रेड शोड नंबर ऑफ़ एटम्स का नाम दे दिया कि कितने एटम्स रिक्वायर्ड हैं लेज़र एक्शन के लिए फ्रॉम E3 टू E2 स्टेट। इनको हमने थ्रेड शोड का नाम दे दिया, ये टर्म आ गई, और ये टर्म एज इट इज़ आ गई। अब R को भी हमने RTH का नाम दे दिया, ये वाली टर्म एज इट इज़ सेम ही रही है अभी तक। अब यहाँ पे देखें, फिर वही बात की जा रही है कि E21 मच ग्रेटर दैन A3 से 2 की तरफ। तो इनका जो टाइम था वो जब रेसिप्रोकल लिया प्रीवियस इक्वेशन में हमने चेंज कर दिया था। तो इसी तरह ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म ये नियरली इक्वल हो जाएगी 1 से 1 की तरफ, और फिर हमने इसको नियरली इक्वल टू 0 कर दिया। अब इस टर्म को हमने जब 1 के इक्वल रखा तो हमारे पास ये वाली टर्म इसको हमने 1 के इक्वल रख दिया, तो बाकी टर्म हमारे पास ये बच जाएगी, ये RTH, जिसको हमने प्रीवियसली यहाँ पे RTH का ही नाम दिया था। ये वाली चीज़ 1 हो जाएगी, ये 1 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा RTH ओवर A32। तो यहाँ पर देखें, जो क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई, तो RTH को सेपरेट कर दिया और बाकी टर्म ये बच गई। अब देखें A32, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी A32, तो ये Tau32 आ गया, ये रेसिप्रोकल में है, तो रेसिप्रोकल जब इसका लिया तो हमारे पास ये नीचे ही एडजस्ट हो गया। अब हम आगे आते हैं, ये वाली क्रिटिकल थ्रेड शोड पॉपुलेशन इन्वर्जन है जिसको हमने NTH का नाम दिया। तो इसके लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत है। ये पहले हमने फार्मूला पीछे ड्रा किया है, एक बार फिर इसका मैं वीडियो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा कि ये कैसे आया है। तो इसके लिए मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। अब हमने क्या करना है कि
अब ये वही कंडीशन है, ये वही इक्वेशन है जो कि हमें बताती है कि गेन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है ये हमारे पास कैविटी लॉस, जितना भी कैविटी के अंदर लॉस हो रहा है, ऑपरेटर्स की कैविटी के अंदर जितना भी लॉस हो रहा है, ये उसको बैलेंस करने के लिए एनएफ होना चाहिए। आगे हमने बात करनी है थ्रेड शॉर्ट कंडीशन के लिए, जो कि इक्वल है N3 से N2 की तरफ। तो N3 remains N3 minus N2 remains equal to NTH अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, कि हमारे पास स्टेडी स्टेट कंडीशन जबकि स्टेट के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो उस दौरान इसको हमेशा सेम रहना चाहिए, इक्वल ही रहना चाहिए। इवन इफ़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ मेड ग्रेटर दैन, अगर हमने पॉपुलेशन का पंपिंग का रेट ग्रेटर भी कर दिया थ्रेड शॉर्ट पंपिंग के लिए, कि जितनी भी हमें पंपिंग रिक्वायर्ड है, जितना भी हमें एनर्जी का सोर्स रिक्वायर्ड होगा लेजिंग एक्शन के लिए, अगर हम उसका पंपिंग रेट उससे ज़्यादा भी कर देते हैं, तो ये वाली कंडीशंस हमेशा सेम ही रहनी चाहिए। लेकिन अगर ये इंक्रीज़ भी करती है तो इट वुड लीड टू इंक्रीज़ इन स्टिमुलेटेड एमिशन, तो फिर ये स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज़ ऑफ स्टोर एनर्जी इन द कैविटी, तो कैविटी के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर हो रही होगी वो स्टिमुलेटेड में यूज़ हो जाएगी। सो दिस वायलेट द स्टेडी स्टेट असम्पशन, तो इस तरह फिर ये स्टेडी स्टेट कंडीशंस को जो वायलेट कर जाएगा, तो हमारे पास जो N3 से N2 की तरफ पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो रिमेन शुड बी इक्वल टू NTH आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास अब होना क्या है आगे, कि जो एटम्स E3 स्टेट के ऊपर होंगे वो E4 से एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेंगे, और इस तरह जो पंपिंग पावर होगी वो यूनिट वॉल्यूम रिक्वायर्ड हो जाएगी, और इसको हम थ्रेड शॉर्ट पावर का नाम देंगे, विच इज़ इक्वल टू NTH ओवर टाउ 3/2E4 हो जाएगा। और इसी तरह NTH ओवर T टाउ 2 3/2, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दी है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बन जाएगी वो ये है। और इस तरह जो इसके फीचर्स हैं वो हम देख लें, क्योंकि ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन, और इसके अलावा रेट इक्वेशंस भी आज मुकम्मल हो जाएंगी। तो नो पॉपुलेशन इन्वर्जन इन 2 लेवल लेज़र सिस्टम, हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि 2 लेवल लेज़र सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रूव नहीं होती, तो इस तरह वो लेज़र एक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन 3 लेवल लेज़र सिस्टम में मिनिमम पंपिंग पावर होती है, तो इसलिए कहीं पे ना कहीं पे ये यूज़ हो जाती है। लेकिन जो नो डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन पंपिंग इन 4 लेवल के अंदर पंपिंग के इतना ज़्यादा नहीं रुझान होता, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्टिमम पावर कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेज़र, तो यहाँ पे ऑप्टिमम पावर जो कि हम कल देखेंगे, कल निकालेंगे, तो इसके लिए भी एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है लेज़र में से। सो दिस इज़ द लेक्चर फॉर 3 लेवल लेज़र सिस्टम, 4 लेवल लेज़र सिस्टम एंड 2 लेवल लेज़र सिस्टम। तीनों आर्टिकल हमने ड्रा कर लिए हैं। पहले हमने इनकी पॉपुलेशन देखी तीनों की, फिर हमने इनकी रेट इक्वेशन निकाली। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमम पावर, और इसके अलावा इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो हम देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।